पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन एमएस बिट्टा, आतंकियों का काल एमएस बिट्टा, देश का जिंदा शहीद एमएस बिट्टा और भारत का स्वाभिमान एमएस बिट्टा, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। इस नाम से आज भी पाकिस्तान के चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती हैं, क्योंकि ये वही बिट्टा है जिन्होंने यमराज बनकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा, छाती पर गोली खाकर कश्मीर घाटी से आतंक का सफाया किया, सरहद पर रहकर भारत मां की सुरक्षा में कभी कोई चूक नहीं होने दी। एक बार फिर बिट्टा की आवाज से पाकिस्तान के हाथ पांव फूलने लगे हैं। एनडीए की मिलीजुली सरकार में अगर पीएम मोदी झुकने वाले नहीं तो क्या कटरा हमले का जवाब पीओके छीन कर लिया जाएगा? आज का हिंदुस्तान किन के लिए यमराज बनकर बैठा हुआ है, इस पर बोलते हुए एमएस बिट्टा ने किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतों के परखच्चे उड़ा दिए, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं, मिलीजुली सरकार बनती है, पाकिस्तान आईएसआई कोशिश करती है कि मिलीजुली सरकार है, डरा दो, धमका दो, आतंकवाद को दोबारा लाएंगे, कश्मीर के मुद्दे को दोबारा उठाएंगे। उनके मन के अंदर एक गलतफहमी होती है। पर मैं पाकिस्तान को यह स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं कोई नरेंद्र मोदी जी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं तो उनकी आतंकवाद के ऊपर एक स्पष्ट पॉलिसी है, सीमाओं की रक्षा के ऊपर स्पष्ट पॉलिसी है, देश को धर्मगुरु बनाने की एक पॉलिसी है, मैं तो उससे सहमत हूं। ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, एक गोली चलेगी 100 चलाएंगे। और मैंने उसी दिन चैनलों के बड़े बड़े चैनलों पे कह दिया था, डिबेटों के अंदर पाकिस्तान के भी लोग थे, कह दिया था तुमने पहल कर दी, दूसरा जवाब आपको 10 दिन के अंदर मिलेगा। और अभी तक घुस घुस करके उन आतंकवादियों को ठोका जा रहा है। और अगला मिशन हम कहते हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर कहते हैं, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, पर कोई हम ऐसी चीज नहीं करते जो पाकिस्तान करता है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो आज हिंदुस्तान उस स्थिति में है। मैं मानता हूं मिलीजुली सरकार है, पर अब प्रथम राष्ट्र के साथ ये हमें यकीन है, नरेंद्र मोदी जी कभी झुकेंगे नहीं। वो तो कभी झुकेंगे नहीं, और उन्होंने पूरे दुनिया को ये मैसेज दे दिया है। कश्मीर के मामले पर पूरी दुनिया ये समझ भी चुकी है। लेकिन जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, हमारे देश में कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाया। मतलब नरेंद्र मोदी का हौसला तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी आतंकवादियों को करारा जवाब दे रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आतंकवादियों का एक तरीके से सफाया हो चुका था, लेकिन फिर ये कहां से पनपे? क्या कश्मीर में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे देश के खाते हैं? वो कौन लोग हैं, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। मैं ये कहना चाहूंगा, उन लोगों के, जिस लोगों की आपने बात की, कश्मीर हुई या हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां हों, है तो हिंदुस्तान के। दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा डरते हैं। आजादी के वक्त भी वो नारा था जब अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारत मां को छुरे मारे जा रहे थे। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। एक सर्जिकल ऑपरेशन होता है, 15 मिनट के अंदर जिंदा शहीद की तरह हमारे जवान जाते हैं और पुलवामा का बदला लेके उनके कैंपों को बर्बाद करके, तबाह करके, 500 आतंकवादियों को समाप्त करके जिंदा शहीद की तरह वापस आते हैं। उनका स्वागत करने की बजाय, उनका हौसला बढ़ाने की बजाय, ये कई पॉलिटिकल पार्टियां हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इनको सवाल पूछना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टियों को, जब कश्मीर के अंदर जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता था, उसको पाड़ा जाता था, उसको आग लगाई जाती थी, जब जवानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती थी, जब जवानों के शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके उनके घर में भेजे जाते थे, और वहां की फोर्स दिल्ली में जब फोन करती थी, वो कहते गोली का जवाब गोली नहीं होगा,
आज हमारे हिंदुस्तान की फोर्स को सीमाओं पे रक्षा करने के लिए बीएसएफ हो, सीआरपी हो, फौज हो, एक गोली चलेगी 100 का जवाब देंगे। अगर उस वक्त जवाब दिया होता, क्या हमारे जवानों की इतनी शहादत होती? क्या हमारे तिरंगे झंडे का अपमान होता? क्या जवानों पे पत्थर फेंके जाते? ये मेरा सवाल है उन पॉलिटिकल पार्टियों को। हर चीज का जवाब दूंगा। प्रथम मैं आपको दो सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे याद है कि कुछ साल पहले कश्मीर की एक बहुत बड़ी नेता हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटा तो कोई तिरंगा उठाने वाला भी कश्मीर में नहीं बचेगा, जम्मू कश्मीर में नहीं बचेगा। अभी जब चुनाव चल रहे थे तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, भारत को सावधान रहना चाहिए। तो ये इस दो बयान को और इन दो नेताओं के बारे में आपके क्या विचार है, कैसे आप देखते हैं? देखो, सुभाष चंद्र बोस जी का भी ये नारा था जब देश को आजाद कराना था, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। हमने तो एक दिन जाना है, किसने रहना है इस दुनिया के अंदर, किसने रहना है हिंदुस्तान के अंदर? तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। यही नारा नरेंद्र मोदी जी का है, यही हमारा कण कण में है, तेरा भारत अमर रहे मां हम दिन चार। क्या भारत माँ के जवान, माओ के लाल वर्दी मौत का कफन बना करके भेड़े बकरियों की तरह बेचते हैं क्या? आपने वर्दी पहन लिया, भेड़े बकरियां हो, वो जवान है, वो अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए मौत का कफन बांधने के लिए तैयार खड़ा रहता है, और कुछ दिन के अंदर उसकी बॉडी अपने माँ बाप, बच्चों, बीवी के सामने तिरंगे झंडे में लिपटी हुई आती है। मरने से जवान डरता नहीं है, मौत का कफन बांधता है। पर जवान के ऊपर गोली चल जाए तो मंजूर है। और पाकिस्तान से नेताओं की बात होती रहे, मणिशंकर आयर जैसे लोग, पाकिस्तान में सलमान खुर्शीद जैसे लोग पार्टियां करते रहे, ठीक है, जवान की शहादत होती रहे। और जहां तक तिरंगे झंडे की बात, आज जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, घर घर तिरंगा होता है। पहले 2 झंडे होते थे, 370 धारा के बाद कानून एक, जनगण मन एक, संविधान एक, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का तिरंगा झंडा एक। जहां बम्बों की बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला जी, एक बात कह देना चाहता हूं, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि हमारी तरफ आंख उठा के भी देख ले। आज भारत इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत बन चुका है। पाकिस्तान तो आज हमारी लिस्ट पे आता ही नहीं। पाकिस्तान हमारे पे वार करता है, हिंदुस्तान नहीं करता है। पाकिस्तान अगर बार बार वार करेगा, उसका जवाब खुल करके दिया जाएगा। कुछ भी करे, उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की फोर्स तैयार बैठी है। इस तरीके से क्या कल को वो पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा? कल को कहेगा पंजाब भी हमको दे दो। इनकी ऐसी की तैसी। क्या क्या हिंदुस्तान धर्मशाला? यहाँ से को पाकिस्तान से आ जाए, बांग्लादेश से आ जाए, नेपाल से कहीं से आके हिंदुस्तान को अपना घर बना ले, बांग्लादेश से आके घर बना ले। ये आज का हिंदुस्तान है। उसके लिए हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को, हर बच्चे को, हर माँ को अपनी सबसे बड़ी भारत माँ, एक माँ वो जो पेट से जन्म देती है, जो भगत सिंह जैसे योद्धे हमारे फौज के जवान पैदा करती है रक्षा के लिए, फांसी के रस्से को चूमने के लिए, कि वो भारत माँ जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर को अपने आंचल में समा रखी है। उसके लिए बार बार कुर्बानी देनी पड़े, हर हिंदुस्तानी को तैयार रहना चाहिए। हम भी तो आपके सामने हैं। बोनस की जिंदगी है, 14 बार हमले हुए, कई 100 बार प्लानिंग हुई, आज भी उनके सामने बोनस की जिंदगी पे जीते हैं। और आखिर में जब भी यही अंदर से प्रेयर निकलती है, जब भी कभी बम्बों गोलियों से एमएस बिट्टा की मौत आवे, आखिर में यही नारा निकले, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, और अपने चरणों में समा लेना। अरे भारत माँ बड़ी, इतना बड़ा भारत जो हमारे राम जी, कृष्ण जी, गुरु नानक देव जी, भगत सिंह जैसे योद्धे, छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत, उस भारत के लिए तो बार बार जन्म लेना पड़े उसकी रक्षा के लिए, तो हर एक को तैयार रहना चाहिए। 2014 से पहले आप कश्मीर जा चुके हैं जी। उस 2014 से पहले कश्मीर की क्या स्थिति थी और अभी आप जो फर्क देख रहे हैं, दोनों में जरा फर्क हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? देखो, एक बात, पूरे हिंदुस्तान में जो हमने देखा, क्योंकि मैं शहीद परिवारों से जुड़ा हूं, राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, असम देख लीजिए, यूपी लीजिए, हर घर में बॉडी आती थी। जब जवान अपनी निकलता है अपने घर से अपनी माँ की तरफ,
अपने पिता की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ, अपने बच्चों की तरफ देखता था, उसके मन में आवाज उठती थी, जा रहा हूं मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, पता नहीं वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। और मन में विचार करता है तुमसे धोखा कर जाऊंगा पर अपनी भारत मां से धोखा नहीं करूंगा। और वही होता है कि 15-20 दिन, महीने, 2 महीने के बाद खून से तिरंगे झंडे में लिपटी हुई उसकी बॉडी आती है। कौन सा ऐसा हिंदुस्तान की जगह है जहां नहीं आती? और हिंदुस्तान के कई ऐसे ऐसे गांव हैं जहां शहीदों के परिवार हैं। क्या 26/11 की घटना नहीं होती थी? क्या पार्लियामेंट में हमला नहीं होता था? क्या सरोजिनी नगर में दिवाली के दिनों के अंदर माँ बाप बच्चों को पटाखे लेने के लिए, मठियाई लेने के लिए जाते हैं, पटाखे और मठियाई वहीं रह जाती है, बम्बों से शहीद हो जाते हैं और बच्चे अपने माँ बाप का, पटाखों का अपना इंतजार करते हैं, मेरे माँ बाप कहाँ चले गए। बॉम्बे के अंदर ट्रेनों के अंदर जगह जगह पे ब्लास्ट होते थे। जयपुर के अंदर 120 लोगों को एक दिन में बम्बों से जगह जगह चला के उनको मार दिया जाता था। कौन सी ऐसी जगह है हिंदुस्तान की जहां हर तरफ खून की नदियां नहीं बहती थी? मुझे बताइए आज कहां है? मैं मानता हूं ये धोखे से उन्होंने हमारे पे हमला किया, यात्रियों पे, माता रानी के यात्रियों पे हमला किया, मानता हूं इस चीज को। उसका कारण है उस दिन शपथ लेनी थी, दुनिया में मैसेज देना था, कश्मीर के मुद्दे को उठाना था, पर उसका जवाब दे दिया। हिंदुस्तान उसकी लड़ाई के लिए तैयार है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आतंकवाद समाप्त हुआ या नहीं हुआ? मेरा सवाल है आपसे। मैं मानता हूं ये घटना हुई और ये वो घटना करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के लिए। पर अब पाकिस्तान का 370 धारा हटने के बाद इंटरनेशनल मुद्दा खत्म हो चुका है। आप अक्सर कहते रहते हैं कि पीओके भारत ले सकता है, जरा बताएंगे कि कैसे और कब तक ऐसा आपको संभव दिखता है? देखो जी, मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ। ये फौज की पॉलिसी होगी, हिंदुस्तान की सरकार की पॉलिसी होगी। और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं, अगर राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर बार बार कहते हैं पीओके हमारा है, तो पीओके हमारा है। जब कभी ऐसी घटना दोबारा कभी पाकिस्तान ने की, जिस तरीके से पुलवामा में की, जिस तरीके से अभी अभी बच्चों के अंदर माँ के तीर्थ यात्रियों को उन्होंने शहीद कर दिया, कभी ऐसी हुई, तो वो दिन दूर नहीं कि पीओके हिंदुस्तान में मुकम्मल तौर पे जिस तरीके से 370 जिस तरीके से तिरंगा झंडा, जिस तरीके से जनगण मन आज कश्मीर के अंदर बोला जाता है, वो पीओके में भी बोला जाएगा। बड़े प्यार से लेंगे जब लेना। नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा कर सकती है? क्यों नहीं? वो एक बात कहते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, जो हमें छेड़े हम छोड़ते नहीं। अब ये पाकिस्तान ने सोचना है कि मुकम्मल तौर पे पीओके हमको कब देना है, ये तो उसके ऊपर है डिपेंड। हम तो कल तैयार खड़े हैं, पर हम इन चीज़ों में पड़ना ही नहीं। भारत सरकार या हर भारतीय, हमारी सुरक्षा फोर्सेज अपनी डेवलपमेंट के काम के लिए लगी हुई है। देश का एक, पूरी दुनिया के अंदर देश को धर्म गुरु, राष्ट्र गुरु बनाने में लगी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर एक नाम बनाने में लगी हुई है। सीमाओं की रक्षा, डेवलपमेंट, विकास, सड़कों का निर्माण, कहाँ देखो आज सड़कों का जाल बिछ चुका है। एजुकेशन के ऊपर हमारा देश इकोनॉमिकली कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज दुनिया हमारे देश को सल्यूट करती है। आज भारत उस तरफ लगा हुआ है। भारत जंग नहीं चाहता, भारत इन मसलों में पड़ना नहीं चाहता। पर अगर पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उसको भी जड़ों से उखाड़ना। आज भारत एक शक्तिशाली मुल्क है, उखाड़ना आता है।